आज हम लोग पढ़ लेते हैं पोस्चर एंड पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, विकृतियां। रिकॉर्डिंग तो ऑन कर दी है, स्क्रीन शेयर कर देता हूं। क्या पढ़ना है आज हमें? पोस्चर एंड पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, आसन और आसन संबंधी विकृतियां। हमें बस इसमें उस बात को फोकस करना है जो बात एग्जाम में आ सकती है। वैसे तो देखो, पोस्चर से संबंधित आपको बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके डेली लाइफ का हिस्सा है। अगर आपका पोस्चर खराब है तो आप तरह तरह के रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। चलिए जरा पहली बात तो पोस्चर के बारे में ही जान ले कि आखिर पोस्चर होता क्या है। आसन, योग जो पढ़ते हैं उसमें भी हम आसन का जिक्र पढ़ते हैं कि वो सही पोजीशन जिसमें हमारा शरीर एक लंबे समय तक बिना किसी तकलीफ के, यानी कि आराम से रह सके, चलने में बिना किसी तकलीफ के लंबे समय तक चल सके, बैठने में बिना किसी तकलीफ के लंबे समय तक बैठ सके, सोने में बिना किसी तकलीफ के लंबे समय तक सो सके, खड़े होने में बिना किसी तकलीफ के लंबे समय तक खड़ा हो सके। तो मतलब वो करेक्ट पोजीशन, वो करेक्ट तरीका, वो सही तरीका जिसमें एक लंबे समय तक व्यक्ति रह सके बिना किसी तकलीफ के, इसको हम कहते हैं पोस्चर। और आपके शरीर का देखो, अब प्रश्न कैसे बनता है, आपके शरीर का सही पोस्चर बनाने के लिए कौन कौन सी मांसपेशी उत्तरदायी होती है, या कौन कौन उत्तरदायी होता है। तो रीढ़ की हड्डी की मांसपेशी यानी कि स्पाइनल मसल्स, पेल्विक मसल्स कूल्हे के आसपास का, और एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल यानी कि पेट का, आपका कोर स्ट्रेंथ जितना बढ़िया होगा उतना ही अच्छा आपका पोस्चर रहेगा बैठने का, उठने का। रीढ़ की हड्डी के आसपास की जो मसल्स हैं, बैक के जो भी मसल्स हैं, सुप्रास्पिनालिस, इंफ्रास्पिनालिस, लैटिसिमस डोर्सी जो पीछे की तरफ से आ रहा है, लेवेटर स्कैपुले के आसपास का मसल, वो सारी मसल्स जो रीढ़ की हड्डी के पीछे के आसपास की हैं। अब ये नाम आपके लिए अनजान नहीं होने चाहिए। याद कर लिया है आपने कि नहीं? बोलो। मसल्स के नाम, मसल्स के नाम याद कर लिए कि नहीं? कम से कम इस तरीके से याद कर लो कि रिवीजन के टाइम में एक दो बार देखो तो तुरंत दिमाग में आ जाए। तो आपने पोस्चर की बात जान ली, अब हम पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की बात जानेंगे, यानी कि आसन से संबंधित। आवाज आवाज नहीं आ रही, आपकी कट रही है। आसन से संबंधित कौन कौन सी विकृतियां होती हैं, तो आपको किन किन के बारे में जानना है? रीढ़ की हड्डी से संबंधित विकृति, और रीढ़ की हड्डी से संबंधित विकृति में क्या क्या आता है? आता है काइफोसिस, हाँ लॉर्डोसिस, और आता है स्कोलियोसिस। फ्लैट बैक तो नहीं, फ्लैट बैक क्या है भाई? राउंड शोल्डर की बात कर सकते हैं। हाँ, फ्लैट बैक तो दुनिया चाहती है। हाँ, आप उसको कह रहे होगे कि ऊपर से नीचे तक फ्लैट नहीं होना चाहिए, पीठ और नीचे कमर में थोड़ा कर्व होता है, हल्का वो कर्व रहना चाहिए। हाँ, वो ऊपर से नीचे तक का कर्व खराब नहीं होना चाहिए। वो अभी आप जानेंगे, अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए, तो स्पाइन से संबंधित काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, फिर फ्लैट फुट, फिर हाँ, फिर नॉक नी, घुटने से संबंधित नॉक नी और
बो लेग्स, ऐसे ही। हाँ, फ्लैट फुट और क्लॉ फुट। पिजन फीट तो उसी को क्लॉ फुट को कहते हैं। पिजन चेस्ट है, पिजन चेस्ट। ठीक है ना। और राउंड शोल्डर सबसे लास्ट में आप लिख लो। राउंड शोल्डर हमारे एक आलोक था, आलोक, नितिन पांडे देखा होगा, सितोरियो, सितोरियो का प्लेयर था ना। काला सा नहीं, गोरा सा बढ़िया, आलोक। थापा के पास करता था शायद, उसके पास बालकृष्ण। हाँ, उसके पास उसका राउंड शोल्डर था। आकस्मिक मृत्यु हो गई उसकी, बहुत दुख हुआ, अच्छा दोस्त था। तो अभी मैंने नौकनी बहुत देखा है, खूब ऐसी लड़कियां देखी हैं, भारी वजन शरीर का, और घुटने यूं ऐसे। हाँ, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे, जानेंगे, सही मालिश ना मिलना, बचपन में सही मालिश ना मिलना भी ये नौकनी और फ्लैट फुट का एक बड़ा कारण रह जाता है, नौकनी और बोलेक्स का। अब ये क्या है, पैसा तो बहुत कमा रहे हैं पर इनके बालकों को मालिश करने का टाइम ही नहीं है। कौन कर रहा होगा मालिश, बता दियो। जो सिर्फ मियाँ बीवी रह रहे हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, कोई केयर टेकर बेबी सिटर रख लिया है, वो क्या ढंग से मालिश कर रही है या कुछ ऐसा। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्राइवेट में देखेंगे आपको 10 में से 6 बल्कि 7 8 का आंकड़ा ऐसा मिलेगा। 8 तो नहीं कहेंगे पर हाँ 10 में से 6 7 ऐसे मिलेंगे जिसका नॉक नहीं मिलेगा। बोल। हम्म, हाँ हाँ हाँ, तो वो नौकरी के कारण हो जाता है ना। हाँ, सर उस टाइम मैं जैसे खड़ी होती हूँ तब तो मेरे घुटने मिलते हैं, जैसे रनिंग करती हूँ उस टाइम तो मिलते नहीं है। कहते हैं नौकरी वाले के तो रनिंग करते हुए भी मिलते हैं, मेरे नहीं मिलते। हमें खड़े होके दिखाओ अभी वीडियो पे, क्लास खत्म हो जाएगी तब दिखाना खड़े होके, हम देखें कैसे नौकरी में घुटने मिल रहे हैं और रनिंग करते समय नहीं मिलते। हल्का फुल्का टच होता होगा, बिल्कुल एक सूत। सर बिल्कुल टच नहीं होता। आपका टच नहीं हो, नहीं नहीं, खड़े होते समय हल्का फुल्का होता होगा, या आपको पता नहीं है, तरीका नहीं पता सही आपको। जिसके नॉक नहीं होते हैं ना, आपने नौकनी का बढ़िया रूप देखा ही कहाँ है, ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे चलते हैं भाई साहब, पैर नीचे इतनी दूर, घुटने यूं टकरा रहे होते हैं, और ऊपर से वो ऐसे होते हैं जैसे मेरा शरीर है, 2 हाथ है पूरे, बिल्कुल ऐसे ही। जाने कैसे वो चलते हैं, कैसे मतलब कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं। चलो बारी बारी से समझते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए काइफोसिस के बारे में देखें। काइफोसिस को हम राउंड अपर बैक, राउंड अपर बैक, या फिर कर्व, कर्व्ड, CURVED, कर्व्ड बैक। स्वे नहीं कहेंगे सर, स्वे तो लॉर्डोसिस में आता है। तो काइफोसिस अगर आप देखेंगे, जैसा कि वैसे तो पता ही होगा, पर काइफोसिस राउंड अपर बैक, क्यों कहा जाता है इसे राउंड अपर बैक, वो देखिए। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो आप ना, थोरेसिक स्पाइन, काइफोसिस लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना थोरेसिक स्पाइन का, ये देखो, ये वाला देखो, असली काइफोसिस ये बहुत ही विकृत रूप है काइफोसिस का।
और जिसको काइफोसिस हो जाता है आप देख रहे हैं उसका ऊपर पूरा उठ के चलना भी मुहाल हो जाता है। क्या क्या कहते हैं काइफोसिस को हम, देखो यहाँ भी ये काइफोसिस का उदाहरण है। ये देखो ये जो आप उदाहरण देख रहे हैं ना, ये वाला या ये वाला जो मैंने दिखाया, ये उदाहरण आपको जन्म से देखने को मिल सकता है। ये वाला, ये जन्म से देखने को मिल सकता है। देखो ये नॉर्मल, ये नॉर्मल रीढ़ की हड्डी है और ये काइफोसिस स्पाइन है। दोनों दिखाई दे रहा है आपको, कितना कर्वेचर में डिफरेंस आ जा रहा है। तो राउंड अपर बैक या फिर कर्व्ड बैक, इसको कहा जाता है काइफोसिस को, और हंच भी हम कह लेते हैं। बोलो। हाँ, कॉनकेव मिरर की तरह ऐसा हो जाता है। हाँ, तो राउंड अपर बैक या कर्व्ड बैक या हंच बैक, इसमें क्या होता है ना, छाती अंदर धंस जाती है, पीठ बाहर की तरफ निकल जाता है, वो आपने देख ही लिया, ठीक है ना। अब काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, तीनों के लिए मिला जुला ट्रीटमेंट और वो हम देखेंगे कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले इनके नाम, क्वेश्चन क्या आता है, बस यही आता है, काइफोसिस को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन होंगे उसमें से आपको टिक करना होगा। या हंचबैक किसको कहते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, फ्लैट फुट, आपको टिक करना होगा हंचबैक किसको कहते हैं। या राउंड अपर बैक किसको कहते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, आपको टिक करना होगा। ऐसे ही सवाल आता है, नाम से ही सवाल आता है। अच्छा, और सर अगर रेयर क्वेश्चन आ गया तो ऐसा आ जाता है कि मानिए काइफोसिस को दूर करने के लिए कौन सा आसन एप्रोप्रिएट है। हाँ, वो अभी देखेंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, एक डायग्राम ओपन किया था, देखो काइफोसिस थोरैसिक रीजन में होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। सर्वाइकल रीजन में नहीं, सर्वाइकल में कितनी हड्डियां होती है, कौन बताएगा। 7। सर्वाइकल रीजन को छोड़ के, फिर सर्वाइकल के बाद थोरैसिक में 12, वो ज्यादा एरिया कवर करती है, 7, 12, फिर 5 लुम्बर में। तो थोरैसिक रीजन में, ये अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन से रीजन में काइफोसिस होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि थोरैसिक रीजन में काइफोसिस होता है। फिर काइफोसिस के बाद लॉर्डोसिस। अब लॉर्डोसिस में क्या होता है, काइफोसिस में तो ऐसे हो गया और लॉर्डोसिस में ऐसे हो जाता है। रीढ़ की हड्डी अंदर की तरफ नीचे से जो होता है कमर के पास से, वो अंदर की तरफ धंस जाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं राउंड लोअर बैक, राउंड लोअर बैक, या हम बोलते हैं इसको हॉलो बैक, खोखला हो जाना नीचे का कमर से, राउंड लोअर बैक या हॉलो बैक। इसमें कमर आगे की तरफ ज्यादा निकल जाती है। हाँ हाँ, और देखो, हाँ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, देखो कॉनकेव ऐसा होता है और कॉन्वेक्स ऐसा, तो हम कह सकते हैं, लेकिन आप कॉनकेव कॉन्वेक्स में कंफ्यूज मत होना कभी भी, क्योंकि कॉनकेव कॉन्वेक्स जब हम मिरर की बात करते हैं तो देखो किस हिस्से की बात कर रहे हैं हम, इस हिस्से की बात कर रहे हैं तो ये कॉनकेव है, इधर से बात कर रहे हैं तो, लेकिन इधर से बात कर रहे हैं तो ये कॉन्वेक्स है। तो ये समझना थोड़ा मुश्किल है और ध्यान रखना, इसीलिए खुद की कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, समझ रहे हो ना। ये एक मैंने लाइन खींच दी, अब इसको मैं इधर से कह रहा हूं तो ये कॉनकेव है, और इधर से कह रहा हूं तो ये कॉन्वेक्स है, तो इस पे मत जाओ। तो इसको राउंड अपर बैक या हॉलो बैक कहते हैं। लॉर्डोसिस कौन कौन से रीजन में है, सर्वाइकल में और लुम्बर में, ये ध्यान रखना, ऊपर के और नीचे के रीजन में लॉर्डोसिस, क्योंकि यहां भी ये अंदर की तरफ घूम सकता है। विंडो स्निप कर दूं,
अब देखो, जैसा कि वो अभी सर कह रहे हैं, तो इसको आगे की तरफ से देखा तो इसको गिन लिया कॉनकेव, और इसको गिन लिया कॉन्वेक्स। आपकी वो कंफ्यूजन भी मैंने दूर कर दी। हाँ, आगे की साइड से देखा, मुंह की साइड से, समझे? तो अंदर की तरफ गड्ढा है ये कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्स, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये इस हिस्से में और इस हिस्से में लॉर्डोसिस की संभावना रहती है, क्योंकि ये ज्यादा आर्च बन जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे। हम तो आगे से ही देख रहे हैं ना, तो ये इसका जो कॉन्वेक्स आर्च है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इसे हम लॉर्डोसिस बोलते हैं। और याद रहेगा ना नाम, राउंड लोअर बैक, लॉर्डोसिस के लिए राउंड लोअर बैक, और दूसरा नाम हॉलो बैक। क्लियर है? Yes, sir. Back. स्वे बैक। Swear back. हाँ, लिख जा। स्कॉलियोसिस, स्कॉलियोसिस में नॉर्मल जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो एस है, एस, हाँ एस, ये एस खराब हो जाता है, और स्कॉलियोसिस होगा तो ऐसा हो सकता है एस। नॉर्मल जो है, नॉर्मल से कहीं बदतर हो जाता है एस का फॉर्मेशन, टेढ़ा हो जाता है। देखो, स्कॉलियोसिस, ये देखो। अब स्कॉलियोसिस थोरैसिक रीजन में, लुम्बर रीजन में, कहीं भी अपना हाथ साफ कर सकता है, पर ज्यादातर होता थोरैसिक रीजन में, यहीं से टेढ़ा होता है स्कॉलियोसिस। ठीक है, तभी वो एस खराब होता है। देखो यहां पर देखो, पीछे से देखा तो रीढ़ की हड्डी सीधी है, लेकिन उसका एस खराब हो गया, खराब। और साइड से देखोगे तो भी उसका एस बिल्कुल खराब हो जाता है। अच्छा, पुष्पा फिल्म में तो फिर उसको यही वाली बीमारी होगी। किस, कौन सी फिल्म में? ये कौन सी है? आई, पुष्पा। नहीं, हाँ नहीं, हाँ छोटा वाला ना। हाँ, उसको स्कॉलियोसिस हो गया। यस, बिल्कुल सही। अभी देखो, एक पहले भी एक मूवी आई थी ना, आई, उसमें उसको काइफोसिस हो गया था। आई थिंक आई हाँ अजीब सी बीमारी हो। हाँ, पहले वो बॉडी बिल्डर रहता है, वेट वो करता है बॉडी बिल्डिंग, बाद में उसको बीमारी हो जाती है। तो देखो, मैं कहने का क्या है मतलब कि अगर आप रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी है इस तरीके से, और आप झुकोगे तो बनेगा सी, या तो इधर या इधर सी बनेगा। लेकिन जब स्कॉलियोसिस हो जाता है तो वो एस बनता है बुरी तरह से। ये जो मैंने ऐसा बनाया, ये तो ये डायग्राम बनाया है, ये इधर से दिखा के बनाया है, ऐसे एस है स्कॉलियोसिस में, है ना, ऐसे ये एस है, वो एस खराब हो सकता है। और जब वो एस खराब होता है तब ये काइफोसिस या लॉर्डोसिस होता है। लेकिन नॉर्मल जब हम दूर से पीछे से देखेंगे स्पाइन को तो वो सीधा है, जब हम मुड़ते हैं, बैंड होते हैं, तो ये सी बनाता है। लेकिन जब ये सी फॉर्मेशन साइड बैंड होने पर सी फॉर्मेशन ना होके एस फॉर्मेशन होने लगे साइड में, तो वो स्कॉलियोसिस कहलाता है। ठीक है ना, बहुत ही तकलीफ दे। अब मैं आपको बताऊं, जन्म के बाद बड़े होने पर काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कॉलियोसिस, ये तीनों बीमारियां इतनी आसानी से नहीं होती, ये तीनों विकृतियां इतनी आसानी से नहीं होती, क्योंकि ये तुरंत नहीं हो रही, धीरे 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 करके साल, 2 साल, 3 साल में जाकर के ये विकृति शरीर में आएगी, और फिर ठीक होने में भी ये साल 2 साल लेगी, अगर आप इसको ठीक करना चाहेंगे तो। ये विकृतियां जब होंगी, जब शरीर में होंगी, मान लो 3 साल में आपकी रीढ़ की हड्डी काइफोसिस या लॉर्डोसिस या स्कॉलियोसिस का शिकार होती है, तो आपको क्या लगता है? धीरे धीरे आप ऐसे झुक के रहने लगे ना, आप ऐसे झुकने लगे तो धीरे धीरे आपको 6 महीने में पता तो चलेगा ना कि आप सीधे हो रहे हो, तो दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। रोज बैठ के काम करोगे, आपके कमर में दर्द होगा, ऐंठन होगा,
आपको पता चल रहा है कि हाँ तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है। 2 साल, 3 साल, 4 साल तक आपने उसे नासूर बनने दिया। अब जब आप उसे सीधा करना चाहेंगे तो ऐसा तो है नहीं, एकदम से कट से सीधा तो होगा नहीं। आपको कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा, जैसे कि कमर का ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। कमर पे पहन के रखते हैं एक टाइट सा बिल्कुल सपोर्ट पहन के रहते हैं, वो हमेशा आपको खींच के सीधा रखेगा, तो आपको तकलीफ होगी, दर्द होगा। सोने का पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, तो रात रात भर नींद नहीं आएगी, कई कई महीनों तक तकलीफ होगी, दर्द होगा। तो ये होता नहीं है एक दिन में और जाता भी नहीं है एक दिन में। जन्मजात है, अगर अगर किसी को काइफोसिस या लॉर्डोसिस या स्कोलियोसिस जन्मजात है तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि जैसे ही वो पैदा हुआ है डॉक्टर तब तो उसका इलाज कर नहीं पाता, क्योंकि उसको वो बड़ा होने देते हैं, कहते हैं कि फिर अभी कर देंगे तो पूरी तरह से तो ठीक होगा नहीं और दोबारा वो उस फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए जब ग्रोथ रुक जाती है ना, समझ रहे हो, जब इंसान की ग्रोथ रुक जाती है एक उम्र के बाद, रुक जाती है 18-20 के बाद, तब जा करके उसका इलाज करते हैं ब्रेसेस वगैरह लगा के। जैसे इस रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड में इतनी सारी हड्डियां हैं, या सामने आपको दिख रहा है। अब ये मान लो एस बन गया ऐसा, ये एस खराब हो गया ये, तो इसमें होल करके, ड्रिल करके, छेद करके, तार लगा के इसको सीधा करेंगे, बिल्कुल खींच के, जितना पॉसिबल हो पाता है सर्जरी करके, स्कोलियोसिस को, काइफोसिस को, लॉर्डोसिस को। जैसे हमारा एक दोस्त है सुभाष, हमारे साथ पढ़ता था 12वीं में स्कूल में, अगर पांडे जी ने देखा हो कभी, तो गुजरात में एक तरफ कोने में रहता है, उसको बचपन से काइफोसिस। अब दिक्कत क्या होती है, जिसको पैदाइशी काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस रहे, काइफोसिस लॉर्डोसिस में तो उतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर किसी को स्कोलियोसिस है, पैदाइशी, मैं वैसे तीनों की बात कर रहा हूँ, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, तीनों की बात कर रहा हूँ, पर ज्यादातर स्कोलियोसिस की बात कर रहा हूँ। अगर किसी को पैदाइशी है और मान लो कोई ऐसे झुका है और पिछले 15-17 सालों से झुका है, तो एक तरफ का उसका ऑर्गन ठीक ग्रो करेगा, दूसरे तरफ का उसका ऑर्गन ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा और नॉर्मल से छोटा रह जाएगा। भाई स्पेस ही नहीं मिल रहा लंग्स को। हाँ, मैंने अपने को देखा था में जब रहा तो बचा था हमारा नाम, हाँ, तो उसको बैकवर्ड स्कॉलियोसिस था, उसका एक पैर, एक लिम्ब भी छोटा बड़ा था उसके पैर, हाँ, और फिर ये उसने कहा था कि सर सर्जरी होगी मेरी, और सर्जरी के बाद प्रॉपर तो नहीं बट कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। कुछ हद तक ठीक हो जाता है, क्योंकि भाई सर्जरी करके वो रीढ़ की हड्डी को सीधा कर देंगे, लेकिन अब वो उम्र के बाद हुई है ना सर्जरी, ग्रोथ तो पूरी हो चुकी है, फेफड़े बढ़े नहीं, उसका हृदय का साइज, जो इधर स्प्लीन है या किडनी वगैरह है, उनका साइज नॉर्मल से छोटा रह जाएगा, क्योंकि स्पेस तो मिला नहीं उनको बढ़ने के लिए ना, ठीक है ना। तो पैदाइशी का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी अभी नॉर्मल लाइफ में अगर आपको इन प्रकार की विकृतियों से बचना है, तो आपको सिटिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, इन चीजों के क्या क्या, सिटिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग और वेट लिफ्टिंग, वजन उठाना। वेट लिफ्टिंग का मतलब ये जिम में डंबल उठाना नहीं, कोई भी वजन उठाना, एक पानी से भरी हुई बाल्टी उठाने से लेके और कोई भी दूसरा वजन उठाने की बात कर रहा हूं मैं, इन सभी के लिए प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए, वेट लिफ्टिंग और वेट बियरिंग। वेट बियरिंग, अब जैसे लड़कियों को देखा हमने, मैं तो कभी नहीं कर पाया, पर मैंने लड़कियों को देखा है, आपने भी देखा होगा, एक तरफ बैग टांगती हैं हल्का ऐसे झुकी हुई, चली जाती हैं, उनका बैग भी नहीं गिरता, वो नॉर्मल पर्स की बात भी नहीं कर रहा, स्कूल में भी देखा था मैंने, वो झोले वाला जो बैग होता है टांग लिया। हम तो ऐसे डालते हैं, हमारे तो फिसल जाता है ना भैया, कंधा ऐसे फिसल के गिर जाता है, इसलिए हम ऐसे डालते हैं क्रॉस। लड़कियों को मैंने देखा एक तरफ बैग डाले हुए हैं, बात करते हुए चलते जा रहे हैं, सोच रहे गिर भी नहीं रहा, जाने कैसे। अगर मान लो रोज की आदत हो किसी को एक तरफ बैग डाल के चलने की, और रोज ही वो इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है, तो भैया धीरे धीरे उसके पोस्चर में खराबी आ जाएगी। इसीलिए वेट बियरिंग पोस्चर भी ठीक होना चाहिए, या फिर तभी तो स्कूल में बहुत ज्यादा बस्ता लादने के लिए मना किया जाता है, पढ़ाई में हम बहुत फ्लाइट में इस तरीके से ही टांगते थे तो अपोजिट साइड में पेन होना शुरू हो जाता हाँ पेन होना शुरू हो जाता था,
हमने नहीं टांगा कभी, मैंने तो खुद की बात कर रहा हूँ, क्रॉस टांगता था, क्रॉस, कोई दिक्कत नहीं आती थी। ऐसे भी आप देखो, एक तरफ बाल्टी उठा के चलने कह दिया जाए, आप ऐसे झुक के चलोगे। अब एक ही हाथ से रोज एक ही तरफ से बाल्टी उठा उठा के कोई ले जाए और वही उसका काम हो, पोस्चर तो खराब हो जाएगा ना। इसीलिए दोनों तरफ बाल्टी रहे तो सीधा चले। बोलो। इसके सबसे हाँ, हाई हील्स, हाई हील से ही बहुत दिक्कत होती है। एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं उन लोगों ने जिन्होंने गांव में गरीबी वाला माहौल देखा है, बहुत पुरानी बुढ़ियाओं को देखा होगा, वो बिल्कुल झुकी हुई होती हैं ऐसे, कमर पे हाथ रख के चलती हुई आएंगी, पहचानेंगी कि घर में कौन कौन है, बाहर कौन है। वो क्या है, वो शिकार है इसी चीज का। भाई शादी हुई, उसके बाद घर में बर्तन धोना, कपड़ा धोना, और झुके झुके गेहूं चावल को फटकना, उनको पसारना, सुखाना, भिगोना, अचार बनाना, वो इन्हीं कामों में लगी रह गई 20-20 सालों तक। पोस्चर हो गया खराब, पहले थोड़ी झुकी, फिर थोड़ी झुकी, फिर थोड़ी झुकी, मरते दम तक जब उनकी 70-70 की उम्र हो जाती है, तब वो बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं, ऐसे। वो ऊपर देख नहीं सकती पूरी तरह से सीधे खड़े होकर के, लाठी लेके चलती है, वो ऐसे ही झुक जाती है, लाठी उनका सहारा होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी खराब हो चुकी होती है। तो भाई ये पोस्चर खराब होने का सबसे सटीक उदाहरण है, समझे। ये हाँ, नहीं पता है, लाइफ टाइम में ये प्राप्त करना, खराब पोस्चर प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन उदाहरण मैंने वही दिया जो गांव देहात में बुढ़िया देखी होगी आपने, या कुछ बूढ़े देखे होंगे। बूढ़े मतलब मेल तो बहुत ही ना के बराबर झुके, भी तो थोड़ा बहुत झुके, उससे ज्यादा नहीं। मेल भी झुके होंगे पर ज्यादा नहीं। हाँ, तो स्पाइनल कर्वेचर, ये तीनों आपने जान लिए। इनके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो कौन कौन से आसन आप कर सकते हैं। अगर काइफोसिस है, ऊपर के हिस्से में तकलीफ है, तो आपको पट होके सोना, हाँ पट सोना। अगर आप स्लीपिंग की बात करते हैं तो उल्टा लेट के पेट के बल सोना, ये काइफोसिस और लॉर्डोसिस दोनों के लिए सही है। बिना तकिया के पेट के बल सोना बहुत आसान हो जाएगा इससे ठीक होना। और कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन आप कर सकते हैं, है ना। और आप कर सकते हैं हलासन, धनुरासन, धनुष बनाने वाला धनुरासन, मकरासन कर सकते हैं आप, है ना। हाँ, ये तीनों के लिए है, काइफोसिस लॉर्डोसिस दोनों के लिए। भाई स्कोलियोसिस का तो बहुत मुश्किल हो जाता है। स्कोलियोसिस में तो फिर आप त्रिकोणासन करो, साइड झुकने वाला, साइडवर्ड बेंडिंग पोज करो, क्योंकि स्कोलियोसिस में साइडवर्ड बेंडिंग खराब होती है, इसीलिए स्कोलियोसिस में आपको साइडवर्ड बेंडिंग आसन करने हैं सारे, समझे। ये सारे आसन आपको किस में काम आएंगे, बोलो बोलो। हाँ वो तो खैर है ही, बता ही रहा हूं मैं, बता ही रहा हूं भाई। पर ये सारे आसन किस में बढ़िया रहते हैं, काइफोसिस और लॉर्डोसिस में। मकरासन, सलभासन, टिड्डी वाला पोज, है ना, सलभासन बढ़िया रहता है। और बाकी तो एडवांस आसन की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, मयूरासन फलाना ढिमकाना उनकी तो बात नहीं कर रहा है, तो सब इन आसनों की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही बेसिक हैं, जिनको आप कर सकते हैं। और फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, जैसे कि पाद हस्तासन, है ना, खड़े खड़े फॉरवर्ड बेंडिंग, या फिर बैठ के जिसको आप कहते हैं जनुर शीर्षासन। अब आप कहोगे कि सर जी ये आसन ही ना पता हमें, योगा पढ़ाएंगे एक दिन, दिखाएंगे सब कुछ चित्र बाय चित्र, है ना। और अगर वैसी एक्सरसाइज की बात करूं तो स्विमिंग करो, सिटअप्स करो, एब्स वैब्स मारने का, है ना। स्विमिंग, खास करके ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्विमिंग करो, है ना। और सिट
सिट एंड रीच, बैठो, बार बार आगे झुको, जिसको मैं जनुर शीर्षासन बोल रहा हूँ, और एब्स की एक्सरसाइज करो, क्योंकि कोर स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली आपको काइफोसिस और लॉर्डोसिस में छुटकारा मिलने की संभावना रहेगी। मतलब काइफोसिस और लॉर्डोसिस से आसानी से पार पा पाओगे अगर आपका कोर स्ट्रांग होगा। क्लियर है? ज्यादा मोटापा भी है, बिल्कुल। पेट जा बाहर हाँ, पेट वही दो दारू वाला पेट बाहर निकल जाए या वैसा पेट बाहर निकल जाए तो हो जाता है, हो जाता है वो। पर उससे इतना ज्यादा नहीं होता। वो बाहर निकला हुआ पेट सेंट, अगर किसी का पेट आगे से बाहर निकला और पीछे से हिप्स, तो भाई साहब सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा संतुलित हो जाएगी। वैसे हाँ, मेरे स्कूल में है 2-3 मास्टर ऐसे, पेट बहुत निकला हुआ आगे की तरफ, तो वो ऐसे पीछे की तरफ झुके रहते हैं हमेशा। मैं कहता हूँ पता ना कैसे मैनेज करते हैं पूरे दिन। मैं तो कई बार कह देता हूँ कि पेट लगा के और लेटो, मैं चक्री घुमाता हूँ आपकी। फ्लैट फुट। एक दो तो ऐसे हैं जो कहेंगे देखो देखो छू के देखो, चर्बी नहीं है, ये मेहनत से बना है। यानी कि तेरी, मैंने कि अब क्या बताऊं उन्हें, टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी जो कल बताई मैंने, जो टाइप ए टाइप बी पर्सनैलिटी है वो कहती है, उसमें कल ये शब्द नहीं बोला था मैंने, ये लाइन नहीं बोली, आज बोल देता हूँ। जो लोग, पुरुष हो या महिला, भाई देखो आप जानते हो पुरुष और महिला दोनों में चर्बी इकट्ठा होने की अलग अलग जगह है। महिलाओं के हिप्स के एरिया पे चर्बी ज्यादा इकट्ठा होती है, पुरुषों के पेट के एरिया पे ज्यादा इकट्ठा होती है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है। तो जिनके पेट पर चर्बी ज्यादा इकट्ठा होती है, दे आर मोर प्रोन टू हार्ट डिजीज, उनको हृदय संबंधी रोग होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। बकायदा जिनके हिप्स पे इकट्ठा होती है, जिनके हिप्स पे चर्बी ज्यादा इकट्ठा होती है, उनको हार्ट डिजीज होने की संभावना उतनी नहीं जितनी की पेट पे इकट्ठा होने वाले की है। यानी कि पेट पे टायर बन गया ना, पूरा टायर बन गया अगर, तो समझो कि यू आर मोर प्रोन टू हार्ट डिजीज। और सर यही रीजन है, अगर हम रेशियो देखें ना, तो मेल्स हार्ट अटैक से ज्यादा मरते हैं कंपेयर टू फीमेल्स। हाँ, क्योंकि उनके पेट पे ज्यादा इकट्ठा होता है, फीमेल के हिप्स पे ज्यादा इकट्ठा होता है। बिल्कुल सही बात है, मेल में हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, फीमेल में कम। सर कोई कहता है कि मतलब लेडीज वो देती हैं इसलिए उन मैंने अटैक से, क्या देती हैं? लेडीज जो होती है वो रो देती है। ओ जी बाबा जी बाबा, क्या बात कही है। इससे पता है कि हेल्प कर लेते हैं, रो के हल्का हो जाता है। ये कहते हैं। नहीं ऐसा नहीं, कई कारण होते हैं मैम। फीमेल में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा नहीं होती ज्यादा, मेल में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा होती है, और वो टेस्टोस्टेरोन कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस बना के रखता है ब्लड फ्लो का। आपको क्या लगता है? टेस्टोस्टेरोन बहुत, जो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन शरीर में पैदा हो रहा है, ये ब्लड फ्लो का बहुत बैलेंस बना के रखता है, खून को ज्यादा गाढ़ा नहीं होने देगा, ब्लड फ्लो सही बना के रखेगा, बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस ठीक रखेगा, तो बचा रहता है व्यक्ति। और आपको ये रिसर्च, टेस्टोस्टेरोन का फ्लो अगर कम हो गया, मतलब टेस्टोस्टेरोन कम बन रहा है शरीर में, तो भी बहुत संभावना है कि उसको हार्ट डिजीज हो। इसीलिए बढ़ती उम्र में ज्यादा होता है, क्योंकि जिसकी 40 तो नहीं कहेंगे, 50 की उम्र के बाद संभावनाएं बहुत बहुत ज्यादा रहती है। वैसे तो 40 के बाद ही खूब अटैक पड़ते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होने लगती है। हाँ, आर्टिफिशियली टेस्टोस्टेरोन शरीर में ले रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। आर्टिफिशियली लेंगे तो फिर से हार्ट अटैक की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि वो खून को ज्यादा गाढ़ा कर देता है। क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन पूछना है। हम्म। जैसे लेडीज को जो बेबी होते हैं वो सीजरिंग होते हैं उसको, और सर उसकी वजह से उनके पेट निकल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मैडम। अगर आपको याद हो तो मैं आपको पैराथायरॉयड और थायरॉयड ग्लैंड के बारे में पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से भारतीय महिला डिलीवरी के पश्चात किस तरीके से हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार होती हैं।
10 में से 5 महिलाएं, पढ़ाया था मैंने। कुछ हाइपरथायरॉयडिज्म का शिकार होती हैं। अब भैया जो हाइपरथायरॉयडिज्म का शिकार हो गई उसका शरीर फैलेगा, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, टाइम के साथ अगर ट्रेनिंग और डाइट कंट्रोल करके उसने उसको नॉर्मल कर लिया तो ठीक है, वरना गई काम से। फ्लैट फुट, इसको हम पेस प्लेनस। अब देखो फ्लैट माने प्लेन। अब भैया जिसका पैर ऐसे 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 हो गया, ये फ्लैट फुट है आपके सामने। ग्रो भी बहुत अच्छा करती है। जी हाँ। ये पता ना कैसे बन गया, ये फ्लैट फुट। लेकिन अगर यही एक सही पैर की बात करें तो ऐसा होगा, समझे? पर ये बैठी लक्ष्मी है। इसका सर इलाज हाँ, ये जब कह रहा है कि डॉक्टर से इलाज फ्लैट फुट का क्या करेगा डॉक्टर उसको? बहुत से बच्चे होते हैं, पता है क्या? अभी मुझे पूरा पूरा पढ़ा लेने दीजिए, फिर आप जानिएगा। वैसे ये देखो, इसको समझो जरा। ये अरे यार, ये है सही वाला, लेकिन अगर इसी में मैं तो ये हो गया हाई आर्च। ये हो गया हाई आर्च, जिसको हम बोलते हैं क्लॉ फुट, पंजे, चिड़िया के पंजे की तरह। ये और ये हो गया नॉर्मल आर्च, यानी कि नॉर्मल फुट, किसी का सही पैर। और ये हो गया फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट बता रहा था मैं। तो फ्लैट फुट का नाम याद रखने का तरीका पेस प्लेनस, प्लेन, प्लेन हो जाता है ये, देख रहे हो ना, प्लेन हो जाता है ये, इसीलिए इसका नाम है प्लेनस। प्लेनस कह लो आप, पेस प्लेनस कह लो, ठीक है ना। याद करने का तरीका कि भाई फ्लैट फुट का दूसरा नाम क्या है, पेस प्लेनस, या फिर फॉलन आर्च, आर्च गिर चुका है इसका। हाई आर्च पता है क्या होता है? बताओ जल्दी बताओ, हाई आर्च, क्लॉ फुट। हाँ, हाई आर्च को क्लॉ फुट बोलते हैं। तो ये नॉर्मल आर्च है, यानी कि नॉर्मल फुट है, और पेस प्लेनस यानी कि फॉलन आर्च, ठीक है ना। कारण क्या है? कारण, जब भी एक बच्चे का जन्म होगा, शुरू में उसका फ्लैट फुट होगा, हर एक का फ्लैट फुट होता ही है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियां जैसे जैसे मजबूत होती रहती हैं, वो फ्लैट फुट से ठीक हो जाता है और उसका आर्च ठीक ठाक हो जाता है, नॉर्मल आर्च हो जाता है। लेकिन यही अगर वो उसका आर्च ठीक ना हो पाए और फ्लैट ही रह जाए, तो हम उसे एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी में गिनते हैं। काफी तकलीफ होती है इससे, ज्यादा देर तक खड़े रहने में दर्द, मतलब तकलीफ होती है, पूरे पंजे एकदम पूरा दर्द होने लगेगा, ज्यादा देर तक खड़े रहने में तकलीफ होगी, बैलेंस बनाने में तकलीफ होगी। हाँ, वॉकिंग, स्टैंडिंग प्रॉब्लम और बैलेंस में दिक्कत होती है। अच्छा, मुझे पता लगाने का सबसे एक तरीका है जो मैंने अपने चार्ट एकेडमी में देखा था एक दिन, कि किसी बच्चे का अगर आपको ये पता चल रहा है कि फ्लैट फुट है चाहे नॉर्मल है, तो आप उसको एक गीले सरफेस पे खड़ा करो, चाहे गीले बोरे पे खड़ा करो, उसके बाद आप ड्राई सरफेस पे खड़ा करो, बिल्कुल, उसके पैर का आर्च प्रॉपर बन रहा है। वही तरीका होता ही है, पंजे का छाप लो। कहाँ इतनी दूर जा रहे हो? दुल्हन की एंट्री कराते तो रखते नहीं, रोली में पैर रखवाते हैं। तो ये दुल्हन की एंट्री कहाँ करा रहे हैं? अभी तक तो शादी भी ना हुई, अच्छा भी हुई नहीं है दुल्हन और की दुल्हन की एंट्री में तो सिर्फ दुल्हन ही तो चेक होगी भैया, और बाकी बच्चे तो चेक करने पूरे स्कूल के। नहीं, मैं तो एग्जांपल बता रही हूँ, हाँ। एग्जांपल बता रहे हैं ना। हाँ, सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, गीला करो और सूखे पे छपवाओ, तुरंत फ्लैट फुट का पता चल जाएगा, आर्च देख के पता चल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि जो बता रही मनीषा मैम, ये रिचुअल ये पता करने के लिए होता है क्या फ्लैट फुट है कि दुल्हन? नहीं नहीं सर, ये फैक्ट ये पता करने के लिए होता है, क्योंकि जो फ्लैट फुट वाली लेडीज होती है ना, वो एक तरह से अब कहते हैं अशुभ मानी जाती है। ये नहीं पता मुझे। हाँ नहीं नहीं नहीं, सच में ये कोई ऐसा कहीं भाई ऐसा तो ये देखो पुराने हमारे लोगों यहाँ को तो नहीं नहीं हुआ, है। वैसे तो कुछ ऐसा फ्लैट फुट का
चलो हाँ कहते होंगे। नहीं सर, आपने कभी देखा है ये वाला सीन? अगर कभी मूवी में या कभी देखा है, कभी देखा फ्लैट फुट आया किसी के? ना कभी नहीं देख सकते आप। हाँ यार बिना किसी पैर के बंदे उल्टे आ गए फिर वो भी सीरियल में होगा, रियल लाइफ में नहीं होगा। अब देखिए प्रिकॉशंस क्या ध्यान रखने हैं। प्रॉपर साइज के जूते पहनने चाहिए, हाई हील नहीं पहनना चाहिए, नंगे पैर बहुत ज्यादा नहीं दौड़ना चलना चाहिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि नंगे पैर ज्यादा, भाई जो रोज नंगे पैर चलते हैं उनको भी ये दिक्कत हो सकती है। छोटी उम्र में यानी कि जब बच्चा 5 साल 6 साल का है उस उम्र में मोटापे से बचना चाहिए। 6-7 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को मोटापे से बचना चाहिए। तो माँ तो खुश, अरे मेरा गोलू मोलू कितना अच्छा लग रहा है, पर पता चला कि उसके जरूरत से ज्यादा भारी वजन के कारण उसका जो आर्च है वो दब जाए और फ्लैट फुट ही रह जाए, क्योंकि हड्डियां धीरे हाँ कई बार ऐसा होता है, जो चप्पल हम पहनते हैं, किसी किसी की चप्पल ऐसी होती है या तो एड़ी अंदर की तरफ, मतलब कि चप्पल ही फ्लैट हो जाती है, बिल्कुल पतला सा कोना हो जाता है एक तरफ से, हाँ और किसी किसी की ऐसी होती है कि एड़ी की बाहर की तरफ बिल्कुल पतली सी हो जाती है चप्पल। हाँ वो आर्च सही रहता है ना। अगर देखिए वो चलने का स्टाइल होता है, वो जो घिस देते हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल चप्पल घिस देते हैं, एड़ी के पास से बिल्कुल घिस देते हैं। और लेकिन एक साइड से, या तो बिल्कुल दोनों चप्पल अंदर की तरफ घिसेंगी, या फिर दोनों चप्पल बाहर की वो तरफ पता से। वो चलने का स्टाइल होता है ना, इसका मतलब है कि उसका प्रॉपर वॉकिंग स्टाइल नहीं है। मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनका एड़ी का जो हिस्सा होता है ये दिख रहा है चप्पल, ये नायक में कहता है नीचे कर उसमें गोबर दिख रहा है। तो ये जो एड़ी का हिस्सा होता है, मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ये पूरा पूरा गड्ढा होता है। ऐसे भी देखे हैं जैसे मैडम कह रही है सिर्फ इस कोने पे पूरा घिस के खत्म हो जाएगा, किसी का इस कोने पे घिस के खत्म हो जाएगा। नहीं बीचों बीच तो ऐसा नहीं है, मैंने हाँ जैसे मैडम कह रही है सब तरह से देखा है, एक किनारे वाला भी देखा है मैंने और बीचों बीच वाला भी देखा है। तो जिसका प्रॉपर वॉकिंग स्टाइल रहता है उसका बीचों बीच गड्ढा होता है। दोनों एग्जांपल है, इसीलिए मेरे को जल्दी याद आ गया। हाँ ठीक है ना। तो मोटापे से बचना चाहिए, हाई हील से बचना चाहिए। बच्चों को यानी कि बेबीज को तो मतलब जल्दी चलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। देखा होगा आपने, लोग सोचते हैं 6 महीने का बालक ही मेरा दौड़ने लगे। समय से पहले चलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। मसल्स को धीरे धीरे अपने आप, उसको पहले घुटने पे चलने दो, धीरे धीरे खड़े होने दो, घिसकने दो, अपने आप मसल्स को स्ट्रांग होने दो ताकि वो चले। ये जो तरह तरह के वॉकर्स लगा के उसको और पैरों पे ही खड़ा रहने देते हैं वो भी गलत है, उससे भी फ्लैट फुट और इनकी होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि मसल स्ट्रांग हुई नहीं है और आपने उसी को टिकवाना शुरू कर दिया। समझ रहे हो? अच्छा ये प्रिकॉशंस हैं। और अगर इलाज की बात करें, ट्रीटमेंट, तो जिसको फ्लैट फुट हो गया उसको फिर डॉक्टर हाई हील्स कहता है पहनने को। समझे? मतलब अगर नॉर्मल फुट है तो हाई हील्स नहीं पहनना, और अगर फ्लैट फुट हो गया तो फिर हाई हील्स को डॉक्टर कहेगा कि भैया हाई हील्स पहनो। समझे? पंजों पर चलने को बोलेगा, पंजे पर चलने को बोलेगा, रोप स्किपिंग करने को बोलेगा, वज्रासन करने को बोलेगा, ताड़ासन करने को बोलेगा। यौगिक आसन की बात करें तो वज्रासन, ताड़ासन वगैरह। ठीक है ना। और और क्या क्या देखा है, तौलिया बिछा दिया, पूरा तौलिया बिछा दिया और उस पर पैर रख के और बोलते हैं कि अपने अंगूठे से पूरा तौलिया समेट दो। ये फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज होती है। समझ रहे हो? मतलब पूरा हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज होती है। कंचे बिखेर दिए और बोला कि अब पैर के उंगलियों से उठा उठा के इसे रखो, या फिर तौलिया पूरा रख दिया और बोल दिया कि पैरों से पूरा तौलिया समेटो। ये एक्सरसाइज है इनकी फ्लैट फुट ठीक करने की। अभी आजकल तो वो भी आने लगे हैं जूते में, उस तरीके का सोल आने लगा अंदर से। हाँ सोल आने लगा जो कि अलग से लगता है, जेल वाला सोल, ताकि वो पैर में दर्द भी ना करे और फ्लैट फुट को नॉर्मल आर्च में बदलने में हेल्प करे। और ये सबसे बढ़िया है क्योंकि एक्सरसाइज तो आप दिन में 1 बार कर लोगे या 2 बार कर लोगे, उससे थोड़ी आपकी मसल स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन पूरा बदलाव चाहते हैं तो वो सुबह से शाम तक वो जूता पहने और उस जूते में मतलब ऐसा सोल हो तो जल्दी बात बनेगी। तो फ्लैट फुट के बाद नॉक नीज, इसमें घुटने टकराते हैं। मैं नॉक नीज का आपको वो दिखा देता हूँ डायग्राम।
नॉक नीज, नहीं देख रहे हैं, ये देखिए दिखाई दे रहा है, ऐसे ही देखिए, मैंने खूब सारी लड़कियां देखी हैं चल चल के जाती हैं, ऐसे घुटने टकराते हैं। शालिनी मैडम आप ऐसा बता रही होंगी, आपका इतना हल्का फुल्का लगता होगा, ये प्रॉपर नॉकनी नहीं है, समझे? सर मेरे तो पूरे घुटने मिलते हैं। ऐसे मैं सर वीडियो कॉल ऐसे ऐसे, अरे मैडम ऐसे ऐसे, सर पैर मिलाऊंगी, बीचों बीच तो गैप रहता है और घुटने से लेके ऊपर तक मिलते हैं। अरे वो थाई मसल्स की वजह से है, ऐसा तो मेरा भी हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी है ऐसा रहे, ये ऐसा कह रहे हो आप, ऐसा, हाँ देखो ऐसा, हाँ सर। ऐसा ना कोई दिक्कत नहीं है उससे। हाँ ये नॉर्मल है, ये वाला बिल्कुल ठीक है, पर ऐसा तो मेरा भी है। पर आओ जरा मैदान में देखें कौन तेज दौड़ता है। भाई ऐसा ही मेरा भी है, पर मैं तो कहता हूँ चुनौती देके कि आओ जरा मैदान में, ना तुमसे तेज सही पर तुमसे धीरे भी ना है। तो अपनी आधी उम्र के बालकों को मैं कहता हूँ इनको बादाम खा के आ घर दोबारा तब दौड़िए। अच्छा, तो ये जो नौकनी है, स्मार्ट वॉच खरीद ली है, स्मार्ट वॉच को प्रॉपर 24 घंटे रियल टाइम मॉनिटरिंग में खरीद के उसको लगा के पहनता हूँ। जब कभी फुटबॉल खेलना होता है उसको ऑन रखता हूँ मैं, तो स्टार्ट करने से लेके और फिनिश करने तक टोटल कैलकुलेट करता हूँ, तो एक मतलब एक दिन के मैच में 12-12 13-13 किलोमीटर की रनिंग हो जाती है, 1000 किलो कैलोरी बर्न हो जाती है एक बार में, लगभग 15-15 हजार स्टेप पूरे हो जाते हैं। तो भाई टेक्नोलॉजी का ये फायदा है, मतलब एक अलग ही मोटिवेशन रहता है माइंड में कि हाँ मैंने इतना कवर किया, एक टारगेट रहता है अगली बार भी मैच में खेलना है, इतना कवर करना है। धीमा पड़ रहा हूँ, अरे टाइम बचा हुआ है बहुत कम, और मेरा तो इतना टारगेट पूरा नहीं हुआ, टारगेट पूरा करना है, उस चक्कर में भागते हैं। मोबाइल में ऐप भी आ रहे हैं तो वैसे जो आपको बता देंगे। अरे तो मैडम मोबाइल जेब में रख के भागोगी क्या फुटबॉल के मैच में? वॉक पे तो ले जा सकते हैं ना, मैच खेलना एक अलग चीज है। वॉक पे मैडम, वॉक पे अगर आप ले जाओगे तो वो सिर्फ आपका स्टेप काउंट करेगा, पीडोमीटर होगा उसमें, वो आपकी हार्ट बीट नहीं काउंट करेगा, कैलोरी बर्न तो आपको एक अंदाजे से बता देगा। लेकिन जो स्मार्ट वॉच अगर आपने हाथ में पहना है तो उसमें पीछे जो लाइट लगी थी लेंस में, वो कैलकुलेट करता रहता है आपका पल्स रेट, आपका एसपीओ2, आपका हार्ट रेट की मैक्सिमम कितना तक गया। आज मैक्सिमम 183 तक गया था मेरा हार्ट बीट। चलिए नॉक नीज, इसको मैंने डायग्राम में दिखाया, घुटने टकराते हैं नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में, चलने और दौड़ने में दिक्कत आती है। प्रिकॉशंस की बात करें तो बैलेंस डाइट होना चाहिए। अब देखो बैलेंस डाइट तो सबके प्रिकॉशन में आता है, चाहे आप काइफोसिस लॉर्डोसिस स्कोलियोसिस की बात करें, चाहे आप फ्लैट फुट नॉकनी बोलेक्स की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, बैलेंस डाइट तो सब में आता है प्रिकॉशन में। संतुलित आहार लेंगे, हड्डियां मजबूत रहेंगी, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम वगैरह का लेवल ठीक रहेगा। भाई अब मैं कैसे बताऊं, सोडियम का लेवल ठीक रहेगा तो आपके मसल्स स्ट्रांग रहेंगे, कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल ठीक रहेगा, आपके बोन स्ट्रांग रहेंगे, पोटेशियम का लेवल ठीक रहेगा तो मसल्स का और बोन का तालमेल ठीक ठाक बैठेगा, मसल्स एक्टिव काम करेंगे। मतलब एक बैलेंस डाइट रहना चाहिए ताकि पोस्चरल डिफॉर्मिटी ना हो, ठीक है ना। तो नॉकनी के लिए, बो लेग के लिए विटामिन डी का संतुलन बहुत अच्छे से चाहिए। एक सवाल मैंने देखा है कई बार, क्या देखा है, प्रश्न आता है, एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी दूसरे पोस्चरल डिफॉर्मिटी को जन्म देती है, बताइए उदाहरण। तो मैं आपको बताऊं, अगर किसी को फ्लैट फुट है, किसी के चपटे पंजे हैं, या किसी को रिकेट्स की बीमारी है, सुखंडी, तो उसको ऑटोमेटिक नॉक नहीं हो सकता है। चलो रिकेट्स को काट देता हूं मैं, पहले यहां से समझो। किसी को फ्लैट फुट है तो नॉक नहीं होने की संभावना रहती है, समझे? यानी कि एक डिफॉर्मिटी दूसरे डिफॉर्मिटी को जन्म दे सकती है, समझे? ध्यान रखेंगे आप इसको, फ्लैट फुट और रिकेट्स की वजह से नॉकनी हो सकता है। अच्छा, ट्रीटमेंट की बात करें तो घुटने टकराते हैं तो इनको अलग करना है। अच्छा नाम नॉक नी टकराते हैं तो हमें क्या करना है, इनको अलग, अलगम, तो इसका नाम है गैनु वेलगम,
मैंने तो ऐसे याद किया कि टकराते हैं तो इन्हें अलग करना है, अलगम तो वेलगम, गेनू वेलगम, ये नाम दिया मैंने। अलग करना है तो गेनू वेलगम। क्या करोगे? हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी इसके लिए बढ़िया मानी जाती है। और पैरों के बीच में तकिया रख के सोना, समझे? पैरों के बीच में तकिया रख के सोने को भी खूब सलाह दिया जाता है। या फिर अगर नॉर्मली भी खड़े हो तो घर पे भी मतलब 15-15 मिनट, 20-20 मिनट कर लो। पैरों के बीच में तकिया रख के और पैरों से दबाने की कोशिश करो, घुटनों से तकिया को खूब जोर से दबाने की कोशिश करो। पद्मासन, गोमुखासन, ये दोनों ठीक रहते हैं, है ना? पद्मासन है ना ऐसे, और गोमुखासन वो ऐसे वाला पैर मोड़ के। तो पद्मासन, गोमुखासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब आप कहोगे सर ये कौन कौन से आसन बता रहे हो और कैसे बता रहे हो? तो हर वो आसन जो कि पैरों की मुंह पूरी पैरों में ऐठन क्रिएट कर रहा है, वो नौकनी और बोलेक्स को ठीक करने के लिए अच्छे होते हैं। ये पश्चिमोत्तासन, मत्स्येंद्रासन, मछली पोज, अर्ध मत्स्येंद्रासन। क्लियर है? इतना क्लियर है? आज ये खत्म करना है भैया, बीच में 15 मिनट तो वैसे ही खराब हो गए। अच्छा जी, बो लेग्स, अब घुटने तक धनुष की तरह खुल जाते हैं। बो लेग्स का एक, मेरे स्कूल में 2 टीचर हैं, एक की तो उम्र हो रखी है 55, तो उसको बो लेग्स है तो क्या ही कहें, लेकिन एक तो नौजवान है उसको बो लेग्स है। बो लेग्स, अब जब बो लेग्स याद है, हाँ हाँ, गेनु वेरम, एक को अलगम याद रह गया तो दूसरे का वेरम याद रहेगा। अब जिसको बो लेग्स है, तो भाई वो चलता भी ऐसे ही है मास्टर। तो भाई क्या कहेंगे हम बो लेग्स को? गेनु वेरम। क्या कहेंगे? हाँ, एक वेलगम तो दूसरा वेरम। ये नौकनी का उल्टा होता है, घुटने काफी दूर हो जाते हैं। कारण वही है, हड्डियां कमजोर हैं, कैल्शियम की कमी है, जिसके कारण ये हुआ। किस किस चीज के कारण हो सकता है ये? रिकेट्स की बीमारी हो अगर किसी को, तो बोलेक्स नौकनी हो सकते हैं, है ना? और रिकेट, हाँ हाँ, वो सब अभी बता रहा हूं मैं। और रिकेट्स किसकी कारण कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण रिकेट्स हो सकता है। तो जैसे आज एक कराटे का टूर्नामेंट है डिस्ट्रिक्ट वही था, मैं एक पैरेंट मिली और रिकेट्स हुआ। अच्छा, वो किडनी एक कैल्शियम रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया, किडनी कैल्शियम रिप्रोड्यूस करती है, किडनी कैल्शियम नहीं रिप्रोड्यूस करती ना। किडनी का तो कोई मतलब ही नहीं था। हाँ, ये आप कह सकते हो कि किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसका कॉर्टेक्स हिस्सा मिनरल कॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस करता है। वो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स मिनरल का बैलेंस रखते हैं, पर वो सोडियम पोटेशियम वाला होता है ताकि वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे, और वो रास सिस्टम के अंतर्गत आता है। रेनिन एंटियोजिनोटेंस, अरे एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम। लेकिन कैल्शियम प्रोडक्शन में तो ना। ठीक है, तो गेनु वेरम, अब वही बात है, प्रिकॉशन में क्या ध्यान रखना है? छोटी उम्र के बच्चे को ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए शरीर पर, मतलब मोटापे से बचाना है छोटी उम्र के बच्चे को, 10-12 तक की उम्र को। जब कच्ची हड्डियां रहती हैं, ग्रोथ पोजीशन में है, तो मोटापे से बहुत बचाना है। संतुलित आहार लेना है, क्योंकि जितना बढ़िया बैलेंस डाइट लोगे उतना बढ़िया रहेगा। बच्चे को कम उम्र में चलने के लिए फोर्स नहीं करना है, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है ना? ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में जो दोनों पंजे है ना, वो पंजे, अब देखो पंजों को अंदर की तरफ मोड़ के चलने की कोशिश करनी है, समझ रहे हो? जैसे ये 2 पैर हैं, तो पैरों को अंदर की तरफ मोड़ के, बाहर की तरफ मोड़ के नहीं, अंदर की तरफ मोड़ के चलने की कोशिश करनी है दोनों पैरों को। ऐसे करने से थोड़ी राहत मिल सकती है, पर
बिल्कुल ऐसे ही आदत बना लेंगे तो पता चला कि वो एक अलग नया पोस्चरल डिफॉर्मिटी बन जाए, अलग कुबड़ापन हो जाए। बिल्कुल, पर भारी स्कूल बैग कंधे के ऊपर, कमर के ऊपर लोड देता है, कमर झुक जाता है, उतना लेग्स पे नहीं आता, नॉक नी बो लेग पे तो उतना नहीं आता। ठीक है ना? तो पैर पंजे अंदर की तरफ मोड़ के चलने की कोशिश करनी है। पद्मासन, सुखासन, जो आसन मैंने अभी बताए, है ना? पद्मासन मतलब दोनों पैर ऐसे, सुखासन में मतलब एक पैर ऐसा, एक पैर ऊपर एक नीचे, ये कर सकते हो आप। गोमुखासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये सब कर सकते हो आप। ठीक है ना? सर आमिर खान के पैर ऐसे अपने बाहर की साइड। इतना कभी गौर किया नहीं मैंने। एक राउंड शोल्डर की बात देख लीजिए। जब आपने में पहले पढ़ाया था ना, हाँ, तब मैंने वो किया। राउंड राउंड शोल्डर। अब राउंड शोल्डर में ना कंधे देखो कैसे हो जाते हैं, देखो राउंड शोल्डर ठीक किया जा सकता है, पुशअप्स वगैरह मारो रेगुलरली, तो राउंड शोल्डर एक नॉर्मल शोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रेसेस लगा के रख सकते हो, मतलब वो जो सपोर्ट होता है उसे पहन के रख सकते हो। हेरिडेटरी हो सकता है राउंड शोल्डर, ये ध्यान रखना है। राउंड शोल्डर वंशानुगत भी हो सकता है, यानी कि हाँ, माँ बाप को है तो बच्चे भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। पर वही है राउंड शोल्डर, वो एक्सरसाइज वगैरह पुशअप की एक्सरसाइज करो। क्या क्या प्रिकॉशन रख सकते हो राउंड शोल्डर ठीक करने के लिए? कंधे पे ज्यादा वजन नहीं रखना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इतने टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए कि भैया बैठे ही हो गलत पोस्चर में, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है? और जब आप बैठो तो बैठते समय भी पोस्चर गलत नहीं होना चाहिए, उसके कारण भी राउंड शोल्डर हो सकता है। ठीक है ना? झुक के नहीं बैठना आगे की चाहिए। तरफ झुक के नहीं बैठना हाँ चाहिए, और ज्यादातर लंबे लोग होते हैं ना, उनकी ज्यादातर हाँ, देखने को मिलती बिल्कुल, ज्यादातर लंबे लोग होते हैं आगे की तरफ झुक जाते हैं, राउंड शोल्डर हो जाता है उनको। तो राउंड शोल्डर से बचने के लिए वो फ्लैक्स आर्म हैंग कर सकते हो, लटक रहे हैं रोज, एक बार लटके 1 मिनट तक, फिर लटके 1 मिनट तक, फिर लटके 1 मिनट तक, जितने सेट करना चाहें आप कर लो। चेस्ट की एक्सरसाइज करो, बैक की एक्सरसाइज करो, ताकि सारे मसल्स प्रॉपर स्ट्रेंथ में आए, राउंड शोल्डर ठीक हो जाए। क्लियर है? बस एक क्या था, पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट, क्या वीकनेस की वजह से होता है? देखो पिजन चेस्ट ऐसे हो जाता है। मेरे यहाँ एक भाई है, उनको है वो पिजन चेस्ट। जब हो जाता है तो हड्डी, कमजोर हड्डियां होती है ना, पसलियां, वो ऐसे निकल जाती हैं, ऐसे जैसे गोंडवाना लैंड के टुकड़े वो जब टकराए और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ लाखों साल पहले, ऐसे ही ये पिजन चेस्ट भी है, रिब्स ऐसे निकल जाती है। सर आप मानते हैं कि लाखों साल भी कुछ होता होगा? है। जी बिल्कुल मानते, क्या हम तो साइंस वाले हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे मैडम। क्योंकि चलो फिर ये तो एक अलग टॉपिक हो गया, सर आप नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, पिजन चेस्ट, पैक्टस कार्निटम, पिजन चेस्ट, क्या? पैक्टस कार्निटम। और इसके लिए क्या उपाय है? कुछ नहीं, आप इसको हड्डी को अंदर कैसे दबाओगे? ये कर सकते हो आप कि हाँ, मोटा होके हाँ मोटा होके, या पुशअप्स वगैरह करो खूब, चेस्ट की एक्सरसाइज करो, ताकि पेक्टोरलिस मेजर यहाँ पर मसल्स खूब सारे बिल्डअप हो जाए, ताकि वो थोड़ा सा जो लुक जो है, डिफॉर्मिटी जो हो गई है, उसको थोड़ा ठीक कर दे। बाकी आप आसन वगैरह करें रेगुलरली, तो हो सकता है कि थोड़ा ये जो ऐसा हो गया, ये थोड़ा 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 ठीक हो जाए। धनुरासन करिए, भुजंगासन करिए, है ना, जो जिसमें ये आगे की तरफ ऐसे बैंड होते हैं, मकर आसन करिए, ऐसे कुछ आसन करिए ताकि ये थोड़ा थोड़ा सा ठीक हो जाए। ठीक है? तो ये तो वो हुआ पिजन चेस्ट, लेकिन ऐसे ही धंसी हुई चेस्ट भी होती है। समझे? कौन सी चेस्ट? धंसी हुई चेस्ट, जिसमें छाती अंदर की तरफ धंसी होती है। समझे? डिप्रेस्ड चेस्ट, जिसको हम
बैरल चेस्ट भी कहते हैं, सामने लिखा हुआ है आपके। और इसका नाम पेक्टस एक्सकेवेटम, खुदाई, एक्सकेवेटम, एक्सकेवेशन का मतलब खुदाई, खुदाई जैसे खोद दिया हो, समझ रहे हो? एक्सकेवेशन का मतलब खुदाई, जेसीबी की खुदाई, ऐसे जैसे कि खोद दिया हो। देख रहे हो ये? मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा पेक्टस एक्सकेवेटम, देख रहे हो? दिख रहा है भाई? सर ये एक ऐसा पोस्चर है जो अभी तक रियल में नहीं देखा, बाकी पिछले सारे तो किसी न किसी में देखे हैं। मैंने भी ये रियल में नहीं देखा। इंसान को देखा है। मैं ये पोस्चर ऐसा है जो मैं काफी क्लास में देखा है। नहीं, पेक्टस एक्सकेवेटम मैंने देखा है रियल में, पर वो इतना ज्यादा नहीं धंसा हुआ। हाँ, हाँ, मेरे भाई को भी है। ऐसा 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 देखा है मैंने, पर इतना दबा हुआ नहीं देखा। ऐसे लग रहा है जैसे 30, हाँ 36 चाइना टाउन में, और वो भी ऐसे करके। तो चलिए देखिए, नाम आपको क्या करना है इसमें, नाम वाम याद करने हैं सारे, कि कौन से नाम किसके लिए आसन होता है, किसका ठीक करने का क्या तरीका है, ये याद कर डालिए। हल्का टॉपिक है,